सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है कि पितृदोष क्या है, इसका कारण क्या है और उपाय हम क्या कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुंडली में व्यक्ति के वैदिक ज्योतिष के नियम के अनुसार जब भी हम कुंडली का फलादेश करते हैं तो व्यक्ति के कुंडली में शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के योग बनते हैं। कुंडली में जब किसी व्यक्ति के कुंडली में जब शुभ योग बनते हैं, यह जीवन में हमारी खुशियां, सुख सुविधा, धन दौलत, यश, प्रतिष्ठा इत्यादि देते हैं। जब अशुभ योग बनते हैं तो संघर्ष ज्यादा मिलता है, सफलताएं कम मिलती हैं। ग्रह एवं नक्षत्र के भी संयोग से शुभ अशुभ योग बनते हैं। यह जीवन में हमें अगर शुभ योग बनते हैं तो हमारे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं, हमारे कार्यों में प्रतिदिन उन्नति प्रदान करते हैं। अगर अशुभ बनता है तो वही संघर्षमय बना देते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग यही अशुभ योग या शुभ योग जो भी कहें, अशुभ योग पितृदोष पर चर्चा करने वाले हैं। यह पितृदोष ऐसी बातें हैं कि जब पितृदोष वाली बात आ जाए, चर्चा करना हो कक्षा में या पढ़ना हो, या पितृदोष से संबंधित कुंडली में ही अगर वैसी बात आ गई फलादेश करना हो। हालांकि हम सबों को हमेशा यह आदत रखना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर आदत नहीं है इसका मतलब ये है कि हम कृतज्ञ हैं। हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, आदत क्या बनाना चाहिए। तो जब भी हम कुंडली का फलादेश करें, कुंडली देखें, तो कम से कम अपने समय स्थिति के अनुसार कुछ क्षण के लिए भी अपने इष्ट देव एवं अपने गुरुजनों को जरूर स्मरण करें। किसी भी एक वैसे व्यक्ति का स्मरण जरूर करें जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक आपके जीवन की दिशा ही बदल दिया हो, यानी कि पूर्वाचार्य। 3 व्यक्ति का तो स्मरण करना चाहिए। इसमें हमारे गुरुजन और जो पूर्वाचार्य हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी, ये लोग, क्योंकि ये लोग हमसे एक पीढ़ी आगे हैं। हमारे गुरुजन और पूर्वाचार्य जिन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनकी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो एक पीढ़ी हम आगे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं उन्हें? कह सकते हैं गुरुदेव। वो तो कई पीढ़ी आगे हैं। गुरुजन तो कई पीढ़ी आगे हो सकते हैं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी आगे हो सकते हैं। पूर्वाचार्य भी अगर मान लीजिए कि ऐसे 100 वर्ष पहले का पुस्तक लिखा हुआ है, 150 पहले 500 वर्ष पहले का पुस्तक लिखा हुआ है, तो वह कितनी पीढ़ी आगे होगी, पीछे हो गया? काफी पीढ़ी हो गया ना, कई पीढ़ी आगे हो गए गुरुदेव। कई पीढ़ी आगे। लेकिन यदि हमारे उम्र के ही समकक्ष का, हमारा उम्र 50-55 के आसपास में है, उसी वर्ष के आसपास का उम्र हो, अभी उन्होंने पुस्तक लिखा हो, अभी बाजार में आई, मैंने खरीद लिया, और जब हम खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नया देखने सीखने को मिल रहा है, तो कम से कम ज्ञान के मामले में तो हमसे आगे है, एक पीढ़ी आगे ज्ञान के मामले में तो हो ही गया ना। जी। तो
हमें जब भी पितृदोष वाली बात आ जाए तो हमें अपने गुरुजनों को अंतर्मन से जरूर प्रणाम नमस्कार करना चाहिए। पितृदोष जनने पर, बनने पर जातक के परिवार में क्या क्या ज्यादातर अक्सर होता रहता है, तो मनमुटाव, झगड़ा, अशांति, अचानक धन हानि, मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य हानि इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती है। मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य में भी समस्याएं आते हैं, जैसे शादी वगैरह हुआ। जब हमारे कर्मों से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष पूर्ण, इस प्रकार के दोषपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का जब संयोग होता है तो हमारा जन्म होता है। अतः हम सभी को अपने अग्रजों को, अपने माता पिता को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों को नाराज नहीं करनी चाहिए, सेवा भाव से सदैव प्रसन्न करना चाहिए। कुछ यह जो पितृदोष है कई प्रकार से बनते हैं। एक तो राहु या केतु के युति से ग्रहण दोष बनता है। जब सूर्य से राहु की युति होती है और अंशात्मक मान काफी करीब होता है, सूर्य का राहु या केतु से युति होती है और सूर्य एवं राहु का अंशात्मक मान काफी करीब होता है तो पितृदोष माना जाता है। वहीं राहु या केतु की युति चंद्रमा से होता है, मातृदोष कहा जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के। इसलिए मातृदोष पितृदोष। गुरु, देव गुरु अब मंगल के साथ में है राहु केतु, तो मंगल उग्रता है, तो ये हो गया राहु केतु का युति बना, अंगारक दोष हो गया, वह भी यही दोष है, ग्रहण दोष है। बुध देव का राहु का युति हो गया, तो बुध बुद्धि के कारक है, उसको कमी कर देना, समाप्त कर देना। तो जब बुद्धि ही नहीं तो जड़ जैसा स्वभाव, लोग नहीं कहता कि छोड़ो जी उसको, उसका जड़मती है, वो जड़ बुद्धि का है, छोड़ो हटाओ, नहीं समझे लोग, तो जड़ दोष हो गया। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार है, तो इनके साथ में राहु या केतु की युति हो जाएगा तो चंडाल दोष। अन्य अन्य प्रकार के ग्रहों के साथ में राहु केतु के बनने से प्रकाशित। यह क्यों बना, तो यह पूर्व के हमारे कर्म एवं वर्तमान की समस्याओं का यही आकलन बताता है। कुछ पितृदोष ग्रहों के संयोग से भी बनते हैं, कुछ पितृदोष ग्रहों के संयोग से भी, स्थितियों से भी बनते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह पितृदोष की कक्षा एक रोज में संपन्न होने वाली नहीं है, एक कक्षा की बात नहीं है, आगे भी हम लोग कल की कक्षा में खूब बढ़िया से और पढ़ेंगे। एक दो सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। जब लग्न में या पांचवें भाव में, जब लग्न या पांचवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि की युति हो जाए, या पांचवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि की युति हो जाए, यह भी ग्रहण दोष है। यह क्या है? ग्रहण दोष। इसको इसको पितृदोष कहा गया है। कुंडली के 8वें, यह हुआ एक ग्रहों के स्थिति के आधार पर पितृदोष।
8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति एवं राहु की युति हो जाए, यह भी ग्रहण दोष कहा जाता है। दोष। तीसरा, राहु जब केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो भी यह ग्रहण दोष बनता है, भले किसी ग्रह से युक्त ना हो, कोई फर्क न पड़ता। जब राहु देव यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ पर हो, अगर हैं तो ग्रहण दोष कुंडली में है, किसी ग्रह से युक्त हो या ना हो, परंतु इन भावों में राहु देव की उपस्थिति कुछ ऐसे भावों के ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो यह बुरा प्रभाव समाप्त करके उल्टे और अच्छा फल देने लगता है। क्या देने लगता है? उल्टे अच्छा फल देने लगता है, यानी कि बुरा फल फिर नहीं देता। तो राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, सामान्यतः एक सूत्र को आप लोग याद रखें कि राहु केंद्र या त्रिकोण में है तो ग्रहण योग बन गया, यह जीवन को समस्याओं से भर देगा, परंतु इसके उल्टे भी होते हैं, यह नीचे गिराएगा, समस्याएं देगा, और यह ऊपर की तरफ भी ले जाता है जब राहु केंद्र या त्रिकोण में हो और इन्हीं किसी भावों में से के स्वामी से शुभ या दृष्ट, या केंद्र या त्रिकोण के में बैठे हुए हों और केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो गए तो वह परिहार हो गया एवं अच्छे फल की प्राप्ति के शुभ योग बन गए। अब यहीं पे राहु देव, मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली थोड़ा बना लेते हैं, मेष लग्न की ही बना लेते हैं, 1 2। गुरु जी लग्न में बुध मंगल राहु के युति। अच्छा, तो कल भी ग्रहण दोष पर ही आधारित कक्षा होगी, पितृ दोष पर भी कल भी कक्षा आयोजित होगी, और वह कुंडली जिस प्रकार हम बनाते हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, ग्रहों का अंश, चाहे नवमांश न बनाइएगा, लग्न कुंडली कॉपी पर बना के ग्रहों का अंश लिख के शेयर कर दीजिएगा समूह में। कल की कक्षा आप ही के कुंडली पर होगी। ठीक है। 8 9 10 11 12 ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहीं पे राहु है और केंद्र भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है या त्रिकोण भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है, इससे युक्त या दृष्ट हो जाएगा। अब सूर्य यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, सूर्य की हो जाए तो क्या हो? तो यह भी नियम है कि जब राहु केंद्र में त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ में युक्त होकर बढ़ जाए तो क्या होगा? राजयोग का निर्माण हो गया। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पूर्व कक्षाओं में हमने चर्चा की है, और गुरुजन लोग भी कहते हैं। अगर यही राहु देव त्रिकोण में है, यहाँ पर है, और केंद्र भाव के कोई भी स्वामी हो जाए, जैसे यहाँ पर 7 है, यहीं पे शुक्रदेव हो जाए, क्या हो गया? राजयोग हो गया, यह नुकसान समाप्त हो गया, यानी कि अशुभ फल की परिहार हो गई। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को समझ में आया होगा, और यदि किसी सदस्य को जो बातें समझ में नहीं आई हो, कृपया समूह में लिख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपनी बात को, भले वीडियो के कमेंट में भी आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं।